इस वीडियो में हम सीरियस क्राइम्स के बारे में ओपनली डिस्कस करेंगे, जो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसीलिए आपको डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। पर इन क्राइम्स के बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है, आपको आगे समझ में आएगा क्यों। 1970 के दशक कैलिफोर्निया स्टेट के एक छोटे से टाउन वाइसीलिया में एक बदनाम घिनौने क्रिमिनल की जर्नी शुरू होती है। पहले तो वो बस घरों को लूटता था, छोटी मोटी चीजें चुराता, जैसे पैसे, कॉइन्स, ज्वेलरी। लोग उसे वाइसीलिया रैंसेकर कहकर बुलाने लगे। फिर उसके क्राइम्स घिनौने होने लगे। 6 महीने बाद सन 1976 में वो यहाँ सैक्रामेंटो आ जाता है और अगले 3 साल के अंदर वो पूरा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया घूमता है और कई सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स करता है, लगभग 50 सेक्सुअल असॉल्ट्स। लोग इसे यहाँ पे ईस्ट एरिया रेपिस्ट कहते थे। The police are saying lock up tight. Sacramento's infamous East Area rapist may still be in town. फिर सन 1979 में ये साउथ कैलिफोर्निया में सेंट बार्बर पहुंच जाता है और लोगों की जान लेना शुरू कर देता है। यहाँ इसे ओरिजिनल नाइट स्टॉकर कहते थे। Variously known as the East Area Rapist and the original Night Stalker, these were brutal, meticulously planned crimes that spanned numerous California counties between 1976 and 1986. पुलिस को लगा कि ये सारे क्राइम्स किसी एक ही इंसान ने किए हैं, जिसे आज हम गोल्डन स्टेट किलर कहते हैं। ये कैसे पता चला कि सारे क्राइम्स एक ही इंसान ने किए हैं? इन्वेस्टिगेटर्स ने एमओ यानी मोड्यूस ऑपरेंडी से इसका पता लगाया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्राइम करने के पैटर्न से इसका पता लगाया होगा। was wearing some type of a mask or a hood. I was wearing shorts and a t-shirt. गोल्डन स्टेट किलर की एक अलग से पहचान थी। वो एक घर में गन के साथ घुसता था। घर जिसमें हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो दोनों को रस्सी से बांधता, हाँ रस्सी से, और फिर हस्बैंड से कहता कि मैं तुम्हारे बैग पर प्लेट्स रखने वाला हूँ, अगर ये प्लेट्स गिरी तो मैं पहले तुम्हारी वाइफ को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। फिर वो वाइफ को दूसरे रूम में ले जाकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता था और थोड़ी देर बाद कुछ समय के लिए घर में घूमता था, छोटी मोटी चीजें जैसे पैसे वगैरह चुरा लेता और फिर वहां से निकल जाता। पर भला उसके फिंगरप्रिंट से वो क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कभी फिंगरप्रिंट्स छोड़ता ही नहीं था। वो हमेशा मास्क लगाया रहता था और ग्लव्स पहन कर आता था। ये ऐसा क्रिमिनल था जिसने हर कोशिश की कि वो पकड़ा ना जाए। The Golden State Killer has been linked to at least 12 murders, 50 rapes, and a string of burglaries throughout California. हम फॉरेंसिक लैब्स को डीएनए सीक्वेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो क्राइम सीन में मिले डीएनए की स्टडी करते हैं। ज्यादातर क्राइम सीन से बहुत कम डीएनए कलेक्ट हो पाता है, कुछ नैनोग्राम में, वो भी डिग्रेड हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्राइम सीन से इतना कम क्यों मिलता है? 1 नैनोग्राम? हाँ। क्या सच में? ये कोई संजोग नहीं था कि उसके क्राइम्स सन 1986 में ही बंद हुए थे। 1986 इसी साल एक मर्डर केस को पहली बार डीएनए की हेल्प से सॉल्व किया गया था और शायद उसे ये बात पता थी। उसने सोचा, ओ ऐसे तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो मैं क्योंकि मैं अपना डीएनए छोड़ रहा हूँ और अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। Investigator Paul Holes tracked the Golden State Killer for decades. उसने डीएनए टेक्नोलॉजी पर इतना ध्यान नहीं दिया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती से वो पकड़ा गया। उसने पूरे कैलिफोर्निया में अपना डीएनए फैला दिया था और होता ऐसा है कि 3 केसेस में मेरे पास 3 सेक्सुअल असॉल्ट किट्स थी और वहीं से मैंने गोल्डन स्टेट किलर का डीएनए कलेक्ट किया नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। पर सिर्फ अनजाने किलर्स का डीएनए होने से बात नहीं बनेगी, मैच होने के लिए सैंपल्स भी होने चाहिए लोगों के। 1990 में एफबीआई ने एक डेटाबेस की शुरुआत की जो आगे जाकर नेशनल जेनेटिक डेटाबेस बनता है। इसमें क्रिमिनल्स और संदिग्ध लोगों के डीएनए प्रोफाइल्स स्टोर किए जाते थे। इसे कंबाइंड डेटा इंडेक्स सिस्टम या शॉर्ट में कोडीज कहते हैं। आपके हर सेल में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, जिन पेयर्स में एक क्रोमोसोम मदर और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स की कुछ जगहों पर डीएनए के सेक्शंस खुद को रिपीट करते हैं, जैसे AATG, AATG, AATG और ऐसे ही। इन्हें शॉर्ट टेंडर रिपीट्स कहते हैं या शॉर्ट में STR। और डिफरेंट लोगों में डीएनए डिफरेंट टाइम्स रिपीट होता है। फॉरेंसिक लैब्स वाले हर लोकेशन पर रिपीट्स काउंट करते हैं और इससे STR प्रोफाइल बनाते हैं। शुरुआत में बस 17 जगह थी जहां STR काउंट किए जाते थे, पर 2017 में लोकेशंस बढ़कर 20 हो गईं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ी जानकारी नहीं है? सच में नहीं है। पर 2 लोगों के डीएनए में सेम लोकेशंस पर STR काउंट सेम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
कोडीज डेटाबेस में अब तक 1,80,00,000 STR प्रोफाइल्स हैं। गोल्डन स्टेट किलर का डीएनए 2001 से नेशनल डीएनए डेटाबेस कोडिस में रखा गया था, जिसे FBI चलाती है, और तभी से सेम डीएनए की खोज चल रही थी, पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। हमने इंटरपोल सर्चिंग भी की, दूसरी कंट्रीज के डीएनए डेटाबेस छाने, हमें लगा शायद वो किसी दूसरे देश से आया होगा, इसीलिए हमें अभी तक इतनी सर्चिंग के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था, और हमें इंटरपोल सर्चिंग से भी कुछ नहीं मिला। उस समय जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी काफी तेजी से एडवांसमेंट्स हो रहे थे। The Human Genome Project was completed. Since 1986, scientists had been mapping and sequencing the 3 billion nucleotides contained in the human genome. It's anticipated. कुछ समय बाद प्राइवेट कंपनीज भी लोगों को डायरेक्ट जेनेटिक टेस्ट ऑफर करने लगी। इनके पास कोडीज से भी बड़ा डीएनए का डेटाबेस बनने लगा। हम ह्यूस्टन टेक्सास जा रहे थे, फैमिली ट्रीज के डीएनए हेडक्वार्टर्स में। हम पहले लैब में जाएंगे, फिर किसी सैंपल की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। इसे पहनिए। शुक्रिया। ये सैंपल्स किस चीज के हैं? तो ये चीक सेल्स हैं। ये बस गालों के अंदर वाले हिस्से से साल्विया लेते हैं और उसे डिब्बी में बंद कर हमारे पास भेज देते हैं। ये रोबोट बैलेट जैसा लग रहा है। हाँ, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले उस पर से सारी प्रोटेक्शन लेयर को हटाना पड़ता है और फिर कवरिंग को सेपरेट करना पड़ता है, जिससे उसके ऊपर टेस्टिंग की जा सके। ये टेस्ट 20 लोकेशंस पर नहीं बल्कि डीएनए की 700 से 8 लाख प्लेसेस को एग्जामिन करते हैं। आपका फैमिली फाइंडर टेस्ट एक माइक्रोएरी चीज पर बेस्ड होता है, और ये माइक्रोएरी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर हर बॉक्स एक पर्सन है, और इस प्लेट पर हम एक साथ 24 लोगों को संभाल सकते हैं, और इसी बॉक्स के अंदर आपके डीएनए के 7,10,000 पोजीशंस हैं, जिन्हें अब हम एग्जामिन करने वाले हैं। 7,10,000? हाँ, और उन्हें स्निप्स कहते हैं। रुकिए जरा, आपका मतलब 7,10,000 बेसिस हैं, लाइक ATGC, हाँ। और एक इंसान को आप 24 लोगों से कंपेयर कर सकते हो इस पर। बिल्कुल। ह्यूमन जीनोम में 3 अरब बेसिस होते हैं। सभी ह्यूमंस में 99.9% डीएनए सेम होता है। मतलब हर इंसान में सिर्फ केवल 30 लाख बेसिस का कॉम्बिनेशन ही यूनिक होता है। इन्हीं इंडिविजुअल लेटर चेंजेस को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स या स्निप्स कहते हैं। क्या आपके पास मतलब इस पूरे डीएनए के कुछ लिटिल पीसेस हैं? हाँ, हमारे पास डीएनए का वो हिस्सा है जहाँ पर एक स्पेसिफिक स्निप प्रेजेंट होता है। ये जीनोम की वो जगह होती है जहाँ लोगों का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है। क्या कोई ऐसा सिंपल एग्जाम्पल है जिसका डायरेक्ट किसी चीज पर असर दिखता हो? हाँ, नीली आंखें सिर्फ एक बेस की वजह से आती है। सच हाँ। में? जिनकी ब्लू आईज होती हैं उनमें बस ये एक लेटर चेंज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले बॉक्स की टेस्टिंग शुरू हो गई है। आपके 7,10,000 स्निप्स के रिजल्ट्स बता सकते हैं कि आपके पूर्वज कहां से थे, आपको क्या मेडिकल कंडीशन हो सकती है, और आप किसी भी इंसान से कितना ज्यादा रिलेटेड हैं। पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स आना बिल्कुल कार्ड्स बांटने के जैसा होता है। ये दोनों पेरेंट्स के आधे आधे कार्ड्स बच्चों में जाते हैं, जिसमें से एक पेरेंट के कुछ सीक्वेंस ऑफ कार्ड बिल्कुल दूसरे पेरेंट के कुछ सीक्वेंस ऑफ कार्ड जैसे सेम ही होते हैं। अब अगर ये चाइल्ड का एक और चाइल्ड होता है किसी और के साथ, तो इस ग्रैंड चाइल्ड के 1/4 जीन्स ही अपने अपने दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स के साथ मैच करेंगे। और ये ऐसे ही काम करता है। आप जिससे जितना ज्यादा रिलेटेड होते हो, आप उससे उतना ही ज्यादा डीएनए शेयर करते हो, कॉमन पार्ट्स उतने ही बड़े होते हैं। पर दो लोगों का डीएनए कंपेयर करने के लिए हर लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। डीएनए में स्निप्स हर 2000 स्निप्स के बाद आते रहते हैं। आप देख सकते हो कहां ये सेम ब्लॉक शुरू और खत्म हो रहे हैं और कितने डीएनए दोनों में सेम हैं। यहाँ जो भी जगह ब्लू से हाईलाइटेड है वहाँ का डीएनए मेरे और मेरे फादर में सेम है। आपके फादर के साथ ये ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह अपने फादर से डीएनए शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा आधा डीएनए उन्हीं से आया है।
और ये मेरे दूसरे और तीसरे कजन्स का डाटा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान कौन है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम दोनों मेरे और मेरे पापा जितना क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लू है वहीं हम दोनों एक दूसरे से डीएनए शेयर करते हैं। इस टेस्ट से हम अपने रिलेटिव्स का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या इनसे क्रिमिनल्स का भी पता लगाया जा सकता है? I mean, क्या आप कोडीज डेटाबेस से फैमिली मेंबर्स का पता लगा सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, बस फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री रिलेटिव के साथ। इसका मतलब है अगर हमें गोल्डन स्टेट किलर को ढूंढना है तो उसके फादर, सन या अंकल ऐसे रिलेटिव का डीएनए होना चाहिए। हमने काफी ढूंढा पर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। पर इतना लिमिट क्यों है? क्योंकि आपके पास बस 23 लोकेशंस होते हैं। अगर आपको पूरे खानदान का करना है तो आपके जीनोम पर और लोकेशंस पर करना होगा, जिससे दूर के रिश्तेदारों का पता चलेगा। हमें पूरा विश्वास था कि हम जो खोज रहे हैं वो इन्हीं दरवाजों के पीछे है, 23andMe और Ancestry.com के पास। हमें लगा था कि उनके पास लाखों लोगों की प्रोफाइल है, वहीं कहीं उनमें उनके किसी सेकंड कजिन या किसी की प्रोफाइल होगी। हाँ, और इसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल था कि आंसर उनके पास है पर हमें मिल नहीं सकता। लॉ एनफोर्समेंट वालों को 23andMe और Ancestry.com के डेटाबेस को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, पर इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक और रास्ता था। एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट जेडमैच सेटअप की गई जो आपको अपने रिलेटिव्स का पता लगाने में मदद करती। आप किसी बड़ी जेनेटिक कंपनी से अपना रॉ डेटा वेबसाइट में डालकर अपने रिलेटिव्स को ढूंढ सकते। तो जब हमने शुरुआत में जेडमैच के साथ डेटाबेस को सर्च किया तो बेस्ट से बेस्ट हमें उसका थर्ड कजिन मिला। वो लगभग 1% डीएनए शेयर करता था। ये बहुत कम डीएनए है पर यहीं से शुरुआत होती है। और थ्योरेटिकली ऐसे ही कई इंडिविजुअल्स को लेकर फिर एक फैमिली ट्री बनाया जाता है। ट्रेडिशनल जियोनोलॉजी और पब्लिक सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सेंसस, ओबिटुअरीज, न्यूज़पेपर्स और findagrave.com की मदद से आपको फैमिली ट्री मिल जाता है। अब आप उसमें और रिलेटिव्स को इंटरसेक्ट करते हो जब तक आप उन दो रिलेटिव्स तक नहीं पहुंच जाते जो डायरेक्ट गोल्डन स्टेट किलर से लिंक हो, यानी वो जो सेम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स शेयर करते हैं। और थ्योरेटिकली गोल्डन स्टेट किलर इन्हीं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का डिसेंडेंट होता है। जैसे ही मुझे ये कॉमन एंसेंटर मिल जाता है, मैं उस ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट को खोजता हूँ। ये दिखने में लगता है कि आसान प्रोसेस हो सकता है, पर ये बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है। सन 1840 के समय में लोगों के लगभग 15 बच्चे होते थे, तो आपको फिर उनके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा। और ये फैमिली ट्री ऐसा करते करते बहुत बड़ा बन जाता है। और कितना बड़ा फैमिली ट्री बना था? मेरे ख्याल से उस फैमिली ट्री में लगभग 1000 मेंबर्स थे। पर हमें उस क्रिमिनल्स के बारे में काफी जानकारी थी। हमें पता था कि उसका जन्म 1940 से 1960 के बीच में हुआ था। हमें पता था कि वो व्हाइट मेल है। उसका कद 5'8" से 5'10" के बीच में था। वो कैलिफोर्निया में था। फिर वो सन 1976 में सैक्रामेंटो में था और अब 1980 में साउदर्न कैलिफोर्निया में है। इस जानकारी से हम 5 संदिग्ध तक पहुंच गए। अब बस हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी। इन्वेस्टिगेशन में उसका पीछा करते हुए सैक्रामेंटो में एक एरिया हॉबी लॉबी स्टोर में पहुंच गए और उसके कार हैंडल डोर से उसका डीएनए ले लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक फेंके हुए टिश्यू पेपर से एक डीएनए सैंपल रिकवर किया जो बिल्कुल क्रिमिनल के डीएनए से मैच कर रहा था, जो कि उसने एक क्राइम सीन पर छोड़ दिया था। कैलिफोर्निया में इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उन्होंने डीएनए एविडेंस की मदद से देश के घिनौने क्रिमिनल को ढूंढ निकाला है। पूर्व पुलिस ऑफिसर जोसेफ जेम्स डिएंजेलो को कल गिरफ्तार कर लिया गया। माना जाता है कि यही गोल्डन स्टेट किलर थे। 44 सालों तक अनगिनत इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पर काम किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर ये 6 लोगों की टीम आती है जो 4.5 महीनों में ही ये पता लगा लेते हैं कि ये क्रिमिनल कौन है। ये क्रिमिनल जोसेफ डिएंजेलो था। जब गोल्डन स्टेट किलर को पहचान लिया जाता है तो उसके बाद जैसे बाढ़ सी आ जाती है। हर हफ्ते एक नहीं बल्कि मल्टीपल सीरियल किलर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनके केसेस 70s और 80s में रजिस्टर हुए थे। इस समय तक लगभग 70 केसेस इस तरीके से सॉल्व किए गए थे और उसके बाद भी उन्होंने अच्छे दर से केसेस को इस तरीके से सॉल्व किया और ये रेट आगे और बढ़ेगा। हाँ, ये बहुत काम का है। ये डीएनए का मेथड आगे बहुत काम आएगा क्योंकि ये लोगों को ढूंढने में मदद करता है।
अब दिक्कत यहाँ आती है कि यूएसए में लगभग 1 लाख कोल्ड केसेस है डीएनए वाले। बिना डीएनए के और भी ज्यादा है, पर डीएनए वाले 1 लाख कोल्ड केसेस है। यहाँ लगभग 6.5 लाख सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं डीएनए वाले। डीएनए वाले? हाँ, डीएनए के साथ। ये तो बड़ा बदलाव लगता है। हाँ बिल्कुल। कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कहना है कि फिंगरप्रिंट के बाद यही मुजरिम को ढूंढने का एक बड़ा रिवोल्यूशनरी टूल साबित हुआ है। ट्रेडिशनल डीएनए वाले सिस्टम में आपको क्रिमिनल का डीएनए सैंपल चाहिए होता था और वो 1-to-1 प्रोसेस होता था। मान लीजिए क्रिमिनल है, क्राइम करता है, पहले वो चैन से अपनी जिंदगी जीता हुआ सोचता था कि मेरा डीएनए उनके पास है ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। शायद 1975 में मैंने जो क्राइम किया था उसमें मेरा डीएनए रह गया हो, पर उनके पास मेरा सैंपल ही नहीं है मैच करने के लिए, तो मुझे होने वाला कुछ नहीं। लेकिन अब हमें उसका पहले से सैंपल नहीं चाहिए होता है। उसके किसी दूर के रिश्तेदार ने हमें उसकी जानकारी दे दी है, वो भी अपने डीएनए से। अब वो इससे परेशान होने लगे थे क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं थी। वो नहीं देख सकते ना कि उनका थर्ड कजिन अभी क्या कर रहा है, वो उनका एक्शंस तो नहीं बदल सकते। इसलिए अब वो परेशान होने लगे। और मैं सोच रहा था कि ऐसे कितने लोगों को पता है कि एक दिन पुलिस उनके घर पर दस्तक देगी क्योंकि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने अपना डीएनए हमें दे दिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपना डीएनए प्रोफाइल डेटाबेस में डालता है वो कई 100 लोगों की जानकारी भी हमें साथ में देता है, उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आंट्स, कजन्स एटसेट्रा। Ancestry.com द्वारा की गई एक स्टडी बताती है कि यूके में हर व्यक्ति के लगभग 175 कजिन्स हैं। और इतना ही नहीं, एक पर्सन अपना डीएनए कई 100 लोगों के साथ शेयर करेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, जैसे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, नीसेस, नेफ्यूज, फर्स्ट और सेकंड कजिन्स। तो ऐसे एक इंसान लगभग 1000 लोगों के साथ डीएनए शेयर करता है पास्ट एंड फ्यूचर में। इसीलिए सिर्फ कुछ लोगों का ही डेटा लगता है कंट्री के सारे सिटीजन्स की जानकारी देने के लिए। 2018 में हुई एक स्टडी बताती है कि सिर्फ पहले से मौजूद 13 लाख लोगों के डीएनए प्रोफाइल से उन्हें 60% यूरोपियन डिसेंडेंट्स वाले अमेरिकन्स की जानकारी मिल गई। इनका कहना था कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन के डेटा से हम 99% चांस है कि किसी का भी दूर का रिश्तेदार मिल जाएगा। डीएनए स्टोरेज एरिया हमारी फैसिलिटी का एक ऐसा एरिया है जो सबसे अलग और अनोखा है। अगर आप अंदर देखें तो इसका टेम्परेचर -20 डिग्री है। इससे डीएनए ज्यादा समय तक सही रहता है। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे भी सैंपल्स हैं जो 15 साल से यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ पर टोटल कितने डीएनए सैंपल हैं? 20 लाख से भी ज्यादा। वाह, इसकी कैपेसिटी 20 लाख से भी थोड़ी ज्यादा है। 2 लाख डीएनए सैंपल्स हैं इस छोटे से रूम में। बिल्कुल सही। वाह। 2021 तक दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट जेनेटिक टेस्ट करवाया है, जिसमें से ज्यादातर टेस्ट्स Ancestry.com और 23andMe द्वारा हुए हैं, जो अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम नहीं करते पर फैमिली ट्री डीएनए करती हैं। अगर आप अमेरिकन से पूछेंगे कि हमारे पास एक नेशनल डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हम लॉगिन कर सके डीएनए से। हाँ, डीएनए और नेम से। ज्यादातर अमेरिकन्स ऐसा करने में अनकंफर्टेबल होंगे, वो शायद ऐसा बिल्कुल ना करना चाहें, पर अनजाने में ऐसा हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके रिजल्ट्स लॉ इन्फोर्समेंट मैचिंग के लिए यूज ना किए जाएं, तो वो अपना डीएनए प्रोफाइल यहाँ से मिटा सकते हैं। मुझे डर है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी के प्रति भेदभाव करने में हो सकता है। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ इंश्योरेंस में लगती है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास किसी का डीएनए प्रोफाइल है और वो गलत हाथों में चला जाता है तो वो इंसान क्लेम कर देता है, जैसे कि इस पर्सन को तो पार्किंसन होने वाला है, इसे ये बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है। इससे इंश्योरेंस के दर बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बार आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर चली गई तो ये ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जो आप नया बनवा सकते हो। आप ऐसी जानकारी दे रहे हो जिससे क्या क्या हो सकता है आप भी नहीं जानते। मेरे ख्याल से हमारी जानकारी पर हमारा हक ही नहीं है। हमारी जानकारी तो शेयर हो चुकी है। हाँ, आपके रिलेटिव्स के साथ। हाँ। आपको शायद इस तरह की चीज पसंद ना आए, पर अगर आपके किसी रिलेटिव ने अपना डाटा यहाँ दिया है तो आपका डाटा भी हमारे पास उपलब्ध है।
अभी भी दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से कंफर्टेबल हैं कि उनका डीएनए लॉ इन्फोर्समेंट के लिए सर्च किया जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि उनका डेटा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इस्तेमाल हो, और ये ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग अपना डीएनए प्रोफाइल नहीं देना चाहते, उनका डेटा भी उनके रिलेटिव्स द्वारा हमें मिल जाएगा। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं नहीं चाहता अपना डीएनए देना, नहीं चाहता लॉ एनफोर्समेंट उसे यूज करे, पर अगर मेरी सिस्टर ने अपना दे दिया तो वो मेरे देने के बराबर ही है। अभी फैमिली ट्री डीएनए की पॉलिसी के अनुसार हम केवल लॉ इन्फोर्समेंट से सैंपल्स लेते हैं, वो भी सर्टेन कंडीशंस में, जैसे कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो या होमिसाइड। सीन से मिले हर डीएनए को हमें रिकवर करना होता है। और हम चाइल्ड एब्डक्शन के केसेस को भी लेते हैं। कोई चाइल्ड किडनैप हुआ हो तो वहाँ पर कोई डीएनए एविडेंस मिला हो तो हम उस डीएनए एविडेंस से मदद कर देते हैं कल्प्रिट को ढूंढने में। यही वो केसेस हैं जिनमें हम मदद करते हैं। समझ गया। अनफॉर्चुनेटली जेड मैच ने अब अपना जो गेम है वो पलट दिया है। उनका क्या कहना है कि अगर अब आपको अपने रिलेटिव्स को ढूंढना है तो पहले अपना डीएनए प्रोफाइल दीजिए। सही कहा। क्या जेड मैच का ये बदलाव गोल्डन स्टेट किलर वाले केस की वजह से हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आप कहानी बताना चाहोगे? नहीं, ऐसा किया गया था यूटा वाले केस की वजह से, जहां एक वृद्ध महिला चर्च में एक ऑर्गन बचा रही थी। तभी वहां पर एक इंसान आता है और वो उन्हें असॉल्ट करने लगता है। पर ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, ये एक सीरियस क्राइम था। मुझे याद है उसने उन्हें दम घोंटकर मारने की कोशिश की थी, वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और उसे लगा कि वो थोड़े समय में मर जाएगी। इस केस में पुलिस जेड मैच के पास गई थी। उन्हें लगा कि ये क्रिमिनल और भी ऐसे क्राइम जरूर करेगा। पर जेड मैच की टर्म्स एंड सर्विसेज क्लियर थी। वो बस रेप और होमिसाइड के केस में लॉ एनफोर्समेंट की मदद करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हुई थी कि वो मरी नहीं थी। अगर वो मर जाती तो क्रिमिनल का डीएनए कंपनी एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि उस केस में टर्म्स और सर्विस और बाकी चीजें फुलफिल हो रही होती। फिर क्या हुआ? उन्होंने केस लिया या नहीं? उन्होंने लिया, और उसके कुछ समय बाद ही जेड मैच पर सर्च करने से वो जो क्रिमिनल था वो पकड़ा गया था। पर जीनियोलॉजी की दुनिया के जो लोग थे इससे खुश नहीं थे। उनका इस टूल से लगाव कहता है कि ये टूल इस चीज के लिए नहीं बनाया गया था। ये लोग जेड मैच पर बहुत प्रेशर बनाते हैं। उन्हें गेम बदलना ही पड़ा क्योंकि वो इससे परेशान हो चुके थे। पर ये था तो उनकी टर्म्स और सर्विसेज का वायलेशन ही। पर मुझे लगता है कि ये वायलेशन अच्छे के लिए हुए। हर कोई जीरो पर आ गया और हर कोई अब साइन इन कर सकता था। उसके बाद वर्जिन जेड मैच को खरीद लेता है। अगर आज कोई न्यू यूजर जेड मैच पर साइन इन करता है तो 73% केसेस में वो लॉ इन्फोर्समेंट को उनका डेटा यूज करने की परमिशन देता है। ये देखकर काफी अच्छा लगता है। इसका मतलब काफी लोग डेटा और परमिशंस दे रहे हैं। काफी लोग। इससे लगता है लोग चाहते हैं इसमें मदद करना। आपके अपने कितने सेकंड और थर्ड कजिन्स को आप जानते हो? मेरा मतलब है कि आप उसमें से ज्यादा को जानते ही नहीं हो और आप न्याय की मदद कर रहे हो, तो आप एक विक्टिम की फैमिली को थोड़ी शांति तो दे रहे हो ना, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हो। तो फिर क्यों नहीं? शायद हम एक और चीज कर सकते हैं, एक एक्टिविस्ट की तरह। हम जितने भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम हैं उन्हें अपना डीएनए प्रोफाइल और डेटा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको पता है लाखों लोगों ने अपना डाटा ऐसी कंपनीज को भी दिया है जो लॉ इन्फोर्समेंट में मदद नहीं करती। और अगर वो कंपनी इसमें मदद करना चाहती हैं तो उन्हें बस ये करना है कि अपना रॉ डाटा फ्री में हमारे डाटाबेस में अपलोड कर दें। मैं राइट टू प्राइवेसी में पूरा विश्वास रखता हूं, पर शायद हमें सेक्सुअली असॉल्ट और जान गंवाने या हमारे साथ सीरियस क्राइम्स ना हो इसका भी हमें पूरा अधिकार है। इसीलिए हमें दोनों चीजों में एक इक्वल बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये चीज की मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई है क्योंकि मेरे दूर के कजिन ने अपना डेटा दिया। दूसरी ओर एक मदर जिसकी बेटी की जान गई है। इन दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम आज उस पॉइंट पर है जहां टेक्नोलॉजी ने कई लॉज को बेमाने कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूल और इसके जैसे और टूल्स का यूज, ये मामला एक बार फिर से नेशनल सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। वहां इस पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा कहना यह है कि अगर आप इस पर कोई डिसीजन लेते हो, ऐसा कोई लॉ बनाते हो जो लॉ इन्फोर्समेंट को ही उसका काम करने से रोकेगा, तो इसे काफी सोच समझ कर लिया जाए।
और उसे बस डीएनए जेनेटिक्स और लॉ इन्फोर्समेंट सोचकर ना लिया जाए, या बस प्राइवेसी सोचकर नहीं। इसमें लोगों की जानें जुड़ी है, क्योंकि ये जैसा दिखता है उतना आसान है नहीं। शायद हमें कुछ करोड़ों लोगों को कुछ रखना चाहिए, हालांकि उन्हें मनाना चाहिए ऐसा करने के लिए, डीएनए प्रोफाइल देने के लिए, जिससे हमें लगभग सभी का डेटा मिल सके। ये काफी चुनिंदा लोगों का ग्रुप होगा जो अपनी इंफॉर्मेशन खुद देना चाहेंगे, शायद अपने एंसेस्टर्स को जानने के लिए। बाहर कई लोग होंगे जो इसके विरोध में होंगे, पर उनका कोई हक नहीं होगा उस पर्सन को रोकने में जो अपनी मर्जी से डीएनए दे रहा है। इससे उनके भी डीएनए प्रोफाइल्स मिलेंगे। सही है, ये फैसला आपका अपना होता है। नहीं, ये फैसला आपका नहीं होता। हाँ, ये फैसला आपका नहीं होता, पर एज ए सोसाइटी ये हमारा फैसला हमारा ही होता है बैलेंस बनाए रखने का। यहाँ हमेशा लूजर्स और विनर्स होते हैं, रहते आए हैं। लूजर्स में किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोलना चाहता, पर यहाँ अगर सही मार्क देखे तो अंत में एटलीस्ट मेरे माइंड में तो हमें एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक प्राइवेसी में। ये डगडग गो, क्या ये अच्छा है? मैं तो इसे यूज करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी पागल हूँ। हालांकि इनका कहना है कि ये आपको ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, पर क्या पता।